हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति की शुरुआत की थी सबसे पहले, क्योंकि संघीय कार्यपालिका में आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ा था, उसको हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं पहले। सिर्फ जो आर्टिकल जो अनुच्छेद मिलते हैं, देखो हमने पढ़ा था भी आर्टिकल 52 आपको ये कहता है, आर्टिकल 52 ये कहता है भारत के लिए जो एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। या आप ये कह सकते हो देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंदर जो नाम मात्र की जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 53। इसके अंदर हमने बात की थी कि जो राष्ट्रपति होगा उसके पास टोटल कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी कार्यपालिका शक्ति जो निहित होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। और इन शक्ति को यूज है प्रधानमंत्री और अपने जो आगे प्रतिनिधि है उनसे वो क्या करेगा, इन शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल 54 पढ़ा था। आर्टिकल 54 में हमने पढ़ा था निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका निर्वाचन होता है। उसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं, यानी उसके निर्वाचन मंडल में कौन होता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो हमने पढ़े थे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। उसके बाद हमने आर्टिकल 55 पढ़ा था। आर्टिकल 55 में हमने पढ़ा था निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया। और इसके अंदर हमने बात की थी भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका निर्वाचन होता है। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसी का एक भाग है। इस चीज को हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसकी पूरी प्रक्रिया को की थी। आगे जो हम टॉपिक चला रखा था हमारा, वो टॉपिक था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखो भी हमने कहा था भी कार्यपालिका शक्ति जो निहित होगी, आर्टिकल 53 आपको ये कहता है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो वो शक्तियां हैं कौन कौन सी, उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक तो बांटा था जो सामान्यकालीन शक्तियां होती है, एक हमने बात की थी आपातकालीन शक्ति की। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक चल रहा था सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती है। ठीक है। सामान्यकालीन जो हमारा जो सामान्य नॉर्मल जो हमारा देश चलता है उस स्थिति की बात हो रही है। आपातकाल होता है जो कोई विशेष स्थिति होती है, जैसे युद्ध की होगी, भारी आक्रमण की होगी, या कोई अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। ठीक है। या कोई राज्यों के अंदर संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा रही, यानी संविधान के अकॉर्डिंग सरकार चलाना जब मुश्किल हो जाता है, ये अलग स्थिति, कोई विशेष स्थिति होती है, इमरजेंसी तब लगाई जाती है। उस इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है। और जो एक सामान्य जो हमारा शासन तंत्र चलता है उसमें राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्यकालीन शक्तियों की। उसके अंदर हमने एक पढ़ा था कार्यकारी शक्तियां, या कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां होती है। देखो उसके अंदर हमने बात की थी, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल है उसको नियुक्त करता है। उसके बाद हमने की थी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वो नियुक्त करता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग और उनके जो सदस्य होते हैं, वित्त आयोग होता है, उनको वो सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है। राज्यपाल है, उसको वो नियुक्त करता है राज्यों में। इसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने ये भी बात की थी भी आर्टिकल 72 के तहत वो क्या कर सकता है, समाधान की शक्ति है उसके पास। आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्ति। ठीक है। यानी अंतिम जो अपील करता है वो यही है, अंतिम अपील इसी के पास की जाती है, राष्ट्रपति के पास। जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, उससे हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उसके बाद अगर हमारी सजा बरकरार रहती है तो ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से हम राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हमारी सजा को कम कर सकता है। जैसे कोई कठोर कारावास दिया हो तो उसको सामान्य कारावास में बदल सकता है, मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल सकता है, या वो माफी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो आती है प्रस्ताविका संबंधी शक्ति, यानी संसद से संबंधित।
फिर राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी क्या शक्तियां हैं। देखो हमने बात की थी राष्ट्रपति कौन होता है। राष्ट्रपति संसद का भी एक अभिन्न अंग होता है, संसद का अंग, और कार्यपालिका का भी वो क्या होता है, प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम। इसका मतलब राष्ट्रपति को आपको संसद में भी पढ़ना है और कार्यपालिका में पढ़ना है। और हमने संसद में बात की थी, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 79 में हम पढ़ चुके हैं संसद वाले व्यवस्थापिका वाले टॉपिक में, जो हमारा लेसन था। ठीक है, तो संसद के अंग के रूप में उसके कौन कौन से कार्य हैं, इस चीज को हम व्यवस्थापिका वाले में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं। देखो संसद का अंग होने के कारण संसद में जो भी कानून बनता है, जो भी विधेयक लाया जाता है, क्योंकि एक बात बता देता हूँ आपको, बार बार हम विधेयक शब्द का यूज कर रहे हैं। विधेयक होता क्या है, जो कानून बनाने के लिए, जो कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, उसी प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। यानी वो अभी तक कानून बना नहीं है, सिर्फ उसके प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया में गुजरने के बाद जब वो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब जाके वो विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। उससे पहले तो एक प्रस्ताव रखा जाता है सिर्फ, इस कानून की आवश्यकता है, इस कानून की डिमांड है जनता की, और इस कानून को बनाया जाए। ठीक है, तो जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। और जब विधेयक के ऊपर, विधेयक पर क्या होता है, अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन होते हैं, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तभी जाके वो क्या करता है, जो विधेयक है वो कानून का रूप लेता है। उससे पहले वो कानून नहीं बन पाता, चाहे वो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता। और इसके अंदर हम चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति विधेयक को वापस पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है, साइन करके उसको पास भी कर सकता है, और एक उसके पास जेबी वीटो की शक्ति होती है, जेबी वीटो। इस चीज को भी हम पढ़ चुके हैं। इसको जेबी वीटो है क्या, अगर आपके प्रश्न आ जाए भी राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्ति को स्पष्ट कीजिए, आपको एक बात बताता हूं मैं। देखो हमारे संविधान में कहीं भी ये बात उल्लेखित नहीं है भी जब राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव आता है तो वो कब तक साइन कर कर वापिस भेजेगा, फिर पुनः विचार के लिए कब तक भेजेगा, या उस पर साइन करने की कोई लिमिट नहीं है। यानी वो कितने ही समय अपने पास उस प्रस्ताव को रख सकता है बिना साइन और बिना वापिस लौटाने के लिए। न तो वापिस लौटाता उसको यानी पुनर्विचार के लिए, न उस पर साइन करता, और कोई भी लिमिट भी नहीं है, समय के टाइम की कोई लिमिट नहीं दी गई, वो कब तक ऐसा कर सकता है। इसका मतलब वो लंबे टाइम तक उसको अपने पास रख सकता है। इसका मतलब जेब यानी जो जेब के अंदर रख सकता है, न तो उस पर वो साइन करता, न उसको वापस संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में भेजता। ऐसी स्थिति को बोलते हैं जेबी वीटो का प्रयोग। और इसका हमने बात की थी 1986 के अंदर, जो ज्ञानी जेल सिंह थे, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। इन्होंने सबसे पहले जो डाक विभाग से संबंधित एक उसके पास प्रस्ताव आया था, ठीक है, डाक से संबंधित, उस स्थिति में उन्होंने क्या किया, न तो उस पर साइन किया और न उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, बल्कि क्या हुआ, अपने पास रखे रखा लंबे टाइम तक। इतने में क्या हुआ, जो सरकार थी वो चेंज हो गई। तो सरकार 1989 के अंदर बदल चुकी थी, उससे पहले कांग्रेस की थी, अपने राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1989 के बाद जैसे ही सरकार बदली, ये प्रस्ताव भी क्या हो गया, नई सरकार ने रखा ही नहीं। इसका मतलब प्रस्ताव रद्द हो गया ना। तो ये राष्ट्रपति जेबी वीटो जो शक्ति है उसका यूज कर सकता है। और जेबी वीटो शक्ति इतनी है, आपको यही लिखना अगर प्रश्न आ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के संविधान में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट या कोई समय की सीमितता नहीं दी गई, तो इतने समय में राष्ट्रपति को साइन करना ही करना पड़ेगा, या राष्ट्रपति को वापस भेजना ही पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति कितने ही टाइम अपने पास रख सकता है वो उस प्रस्ताव को, ठीक है, बिना विचार किए हुए। उसी को बोलते हैं हम जेबी वीटो का। अगर आपसे पूछे जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखना ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1986 के अंदर। डाक विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव आया था और उसने उसको न तो साइन किया और न उसको वापस भेजा, बल्कि अपने पास टेबल पर पड़े रहने दिया, यानी उस पर कोई विचार नहीं किया। और जैसे ही आगे सरकार चेंज हुई, वो प्रस्ताव फिर से आए ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब वो प्रस्ताव रद्द हो चुका था। उसे बोलते हैं हम जेबी वीटो की शक्ति। अब बात आती है कि संसद से संबंधित टोटल शक्तियां इसके पास है। अगर हम बात करें भी, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे वो धन विधेयक हो, दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होते तब तक क्या होता है, वो कानून नहीं बन पाता। कानून है नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते।
ठीक है, चाहे वो साधारण विधेयक हो चाहे वो धन विधेयक हो। हाँ, इतना कह सकते हैं भी साधारण विधेयक राष्ट्रपति एक बार वापस लौटा सकता है पुनः विचार के लिए। अगर वही विधेयक वापस आता है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना पड़ता है। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास एक ही बार पावर है जो उसको वो वापस लौटा दे, दूसरी बार नहीं लौटाता वो। दूसरी बार उसके पास उसको एक ही ऑप्शन बचता है, साइन का ऑप्शन बचता है। सेकंड बात में धन विधेयक, उसके अंदर तो वापस लौटा ही नहीं सकता, ठीक है, न उसको रद्द कर सकता, बल्कि क्या कर सकता है, उसको पास ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो हमने पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पूरे परमिशन के द्वारा वो क्या आता है, संसद में आता है। जब उसको लोकसभा में रखा जाता है ना, तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है, और राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। इसी कारण राष्ट्रपति उसको वापिस नहीं लौटाता, ठीक है। ये इसकी है संसद से संबंधित शक्तियां। और भी बात करें, देखो संसद के अंदर जितनी प्रक्रिया चलती है, जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं, या कोई चाहे वो संविधान संशोधन से संबंधित हो, चाहे वो साधारण विधेयक से हो, धन विधेयक से हो, राष्ट्रपति के बिना वो पूरे नहीं हो सकते, राष्ट्रपति के बिना पूरे नहीं हो सकते। और बात करें संसद में, लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनको सबको शपथ दिलाने का काम सब कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो होगी इसकी संसद से संबंधित शक्तियां, जो हम एक बार जो आपका लेसन था पीछे वाला, उसके अंदर हम कर चुके हैं विस्थापिका के अंदर। क्योंकि विस्थापिका के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो अभिन्न अंग होता है, आर्टिकल 79 बोलता है, आर्टिकल 79 आपको ये कहता है। उसके बाद आती है उसकी वित्तीय शक्तियां। आपको एक और बता देता हूँ, राष्ट्रपति जो साइन करता है ना, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति जो विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से गुजरता है ना, लोकसभा एक बार पास करता है, राज्यसभा उसको पास करता है, और लास्ट में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है वो आर्टिकल 111 के तहत करता है। यानी जो भी कानून, जो भी प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा राज्यसभा में जो पास हुआ है, वो 3 अंग होते हैं, उसको एक एक में ले लेते हैं, एक एक और एक, यानी एक एक तीनों को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111। यानी 111 के तहत ये बात कही गई है भी जो भी प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है उसको अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन के लिए रखा जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी 111 के तहत वो राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव आता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। उसके बाद बात करें हम वित्तीय शक्ति के बारे में, 3 नंबर की, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन सी होती है। देखो हम इस चीज की बात कर चुके हैं, अभी जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, एक तो ध्यान रखना राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन के द्वारा ही, राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन के द्वारा ही उसको पेश किया जाता है, या पूर्व जो उसकी परमिशन होती है द्वारा पेश किया जाता है। और एक आपको यहाँ पर बात बता देता हूँ, मैं इफेक्ट बता देता हूँ कि कोई भी धन से संबंधित कोई भी विधेयक होता है, वो धन विधेयक हो और भी कोई धन से संबंधित, जैसे टैक्स को बढ़ाना है, नया टैक्स लगाना है, या टैक्स को कम करना है, कुछ भी संबंधित हो, क्योंकि सरकार जब काम करती है ना तो सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और सरकार वैसे पैसा संसद निधि से नहीं निकाल सकती, उसको पहले संसद से पास करवाना पड़ता है। और जब उसको संसद पास करती है तो उससे पहले उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेकर फिर ही उसको संसद में रखा जाता है। यानी राष्ट्रपति के परमिशन के बिना, राष्ट्रपति के जो उसकी आप कह सकते हो, मतलब जब तक वो कहे न राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति न कहे, राष्ट्रपति जब तक पास न करे तब तक संसद से कार्यपालिका 1 रुपया तक नहीं निकाल सकती। ये बात है, यानी 1 रुपया तक का यूज नहीं कर सकती कार्यपालिका जब तक संसद में पास न हो, राष्ट्रपति के साइन न हो। यानी धन से संबंधित कोई भी बात हो उसको संसद में रखने के लिए, संसद में पास कराने के लिए सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। राष्ट्रपति परमिशन देता है तभी उसको क्या रखा जाता है, संसद में रखा जाता है, और उस पर बहस होती है। हम एक बात और करें, इसके अंदर एक आपके आर्टिकल मिलता है 112, आर्टिकल क्या मिलता है, 112। आर्टिकल 112 में है क्या, इसकी बात करते हैं। देखो आर्टिकल 112 में जो वार्षिक लेखा जोखा होता है, वार्षिक लेखा जोखा, इसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है। यानी 112 में हमारा बजट है, तो वार्षिक जो आय व्यय का जो ब्यौरा है, आय व्यय का ब्यौरा, वो 112 में है। देखो जब आय व्यय, जब बजट बनाया जाता है
तो बजट को बनाने से पहले जब कार्यपालिका बजट तैयार कर देती है कोई मंत्री, उसके बाद उसको संसद में पास करवाना पड़ता है, संसद में पास करवाना पड़ता है। जब इसको संसद में पास करवाया जाता है तो उसको संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, परमिशन ली जाती है। ये ध्यान रखना बात, ठीक है। इसका मतलब ये भी धन से संबंधित ही बात हो गई, ठीक है। तो राष्ट्रपति के परमिशन के बिना उसको संसद में नहीं रखा जा सकता, ये आर्टिकल 112 कहता है। यानी आर्टिकल 112 में हमारा बजट है, हमारे जो देश का आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिया गया है, आय का लेखा जोखा है, भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है, ये टोटल ब्यौरा है आय व्यय का, वो 112 में लिखा गया, यानी वार्षिक जो लेखा जोखा है आय का, इनकम का, ठीक है, वो किसमें 112 में है। और ये बजट जब ये आय का लेखा जोखा और जो आय का जो व्यय और आय हो रही है व्यय हो रही है उसका पूरे का ब्यौरा क्या होता है, सबसे पहले संसद में पास करवाना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही बजट बनता है ना, वो बजट तब तक नहीं लागू होता जब तक उसको संसद पास नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमारी संसदीय शासन प्रणाली है। जब उसको संसद में रखा जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ये आपको 112 बोलता है। उसके बाद आपके एक आर्टिकल 117(1) भी है, इसके अंदर क्या है देखो, आर्टिकल 117(1) यानी 117 आर्टिकल आपको क्या कहता है, ये कहता है वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक हो, वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक हो, उस विधेयक को क्या होता है, संसद में यानी बिना राष्ट्रपति की परमिशन के या बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में नहीं रखा जा सकता, संसद में नहीं पेश किया जा सकता या रखा जा सकता। ये बात आपको क्या कहता है, 117(1) कहता है। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 112, क्योंकि धन की बात कर रहे हैं हम, धन से संबंधित शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये है भी 112 कहता है भी जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उसको संसद में राष्ट्रपति की परमिशन से रखा जाता है, ठीक है। दूसरी 117(1) कहता है, ये कहता है चाहे कोई भी विधेयक हो, चाहे वो बजट हो चाहे कोई अन्य विधेयक हो जो वित्त से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, और वित्त से संबंधित प्रत्येक विधेयक को बिना राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता या उसको संसद में नहीं रखा जा सकता। ये बात कौन कहता है, 117(1). इस चीज में हम चर्चा तो कर चुके हैं भी राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल भी आपको अनुच्छेद भी याद करना है। 117(1) कहता है 112 बजट, 117 चाहे वो बजट हो चाहे कोई और वित्त संबंधी कोई भी विधेयक हो, सभी विधेयक को जब तक राष्ट्रपति की परमिशन नहीं मिलती, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक आप उसको संसद में नहीं रख सकते। यानी संसद में रखने के लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता, ठीक है। देखो ये तो हो गया आपका धन संबंधी। देखो हमने 3 प्रकार के जो सामान्यकालीन शक्तियां थी, हमने कार्यपालिका के संबंधी जो शक्तियां थी वो पढ़ी है, विधायिका व्यवस्थापिका संसद से संबंधित शक्तियां थी वो भी हमने पढ़ ली। अब आपका आता है नेक्स्ट, जो धन से संबंधित थी वो भी पढ़ी है हमने। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता है आपातकालीन शक्तियां। इसको ध्यान से देखना, आपातकालीन शक्तियां जो इमरजेंसी पावर होती है। देखो एक तो आपको इसको थोड़ा ब्यौरा बता देता हूँ आपको, ये भाग 18 में पाई जाती है, क्योंकि टोटल भाग हमारे 22 है ना, तो भाग 18 है उसमें आपातकालीन शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति की। और इसके जो आर्टिकल मिलते हैं आपको वो आप पढ़ोगे 352, 356 और 360। वैसे आर्टिकल बहुत है, 359 के बारे में पढ़ते हैं, 365 के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपके जो 3 मेन है वही आपके सिलेबस में दिए गए हैं, 352, 356 और 360 जो दिए गए हैं भाग 18 में, ठीक है। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं भी किस प्रकार लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 352 की। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, जो आपका आर्टिकल 352 है भाग 18 में। ये भी ध्यान रखना, भाग 18 में दिया गया है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई है, उसको प्रदान की गई है। देखो 352 आपको क्या कहता है, 352 कहता है भी हम 2 तरीके से बात करेंगे। एक तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा कुछ चेंज किया गया था, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं पहले।
देखो 1978 से पहले, क्योंकि 42वां जो संविधान 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1978 हुआ था। अब इसको ध्यान रखना साथ में, और साथ में इसको पढ़ते हैं। देखो उससे पहले की क्या स्थिति थी और बाद की क्या स्थिति हुई थी। देखो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना 352, एक तो ध्यान रखना वो पूरे देश पर या किसी क्षेत्र पर लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरे देश पर ही वैसा लगता है। पूरे देश भर भी इसको हम लगा सकते हैं, या कोई क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार के दंगे होने या राष्ट्र जो सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति होती है तो उस क्षेत्र में भी 352 को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पूरे देश पर भी लगाया जा सकता है और एक क्षेत्र विशेष पर भी लगाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है, 3 स्थितियों में। ध्यान रखना मैं दोनों स्थिति बताऊंगा आपको, 1978 से पहले और 1978 के बाद की। इसका मतलब आपको मूल बता रहा हूँ मैं, 1978 के पहले की बता रहा हूँ। फिर जब स्टार्टिंग में इसको जोड़ा गया था 1950 जब संविधान लागू हुआ था वो क्या स्थिति थी, और 1978 में बदलाव होने के बाद क्या स्थिति है। देखो एक तो होती है जो युद्ध की स्थिति हो देश में, तब 352 का यूज कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा, बाहरी आक्रमण की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 352 का यूज कर सकता है। एक इसके अंदर आता था आंतरिक अशांति के रूप में, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। ठीक है, अब जो 352 था ये एक तो लगा था 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ था, और 1976 में जो आपातकाल लगा था वो क्या लगा था, आंतरिक अशांति के रूप में इंदिरा गांधी ने लगाया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इस 352 का यूज किया था आंतरिक अशांति के रूप में। ठीक है, यानी 1962 1971 युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगा था, 1975 में लगा था वो आंतरिक अशांति के रूप में लगा था। और इसका मतलब आप कह सकते हो 352 का अभी तक 3 ही बार यूज हुआ है। ठीक है, हमारे देश में 3 ही बार इसका प्रयोग किया गया है। देखो इस आंतरिक अशांति को जब 1975 में लगाया गया था तो तब तक कहते हैं इसका दुरुपयोग हुआ था थोड़ा। ठीक है, अपने फायदे के लिए लगाया गया था। ऐसी स्थिति में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1977 में, प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, यानी जनता पार्टी की सरकार थी। 1977 में क्या हुई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, और जनता पार्टी के जो नेता थे वो मोरारजी देसाई थे। उन्होंने आते क्या किया, क्योंकि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। यानी 1977 से पहले जितने प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेसी थे। 1977 में जब जनता पार्टी आई थी उसके जो नेता थे वो मोरारजी देसाई थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और वो प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस से नहीं थे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आगे क्या किया था, इन्होंने आकर 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में, और उन्होंने क्या किया, 352 से इस शब्द को ही हटा दिया गया। संविधान से क्या किया गया, इस 352 के जो 3 शब्द थे ना, बाहरी आक्रमण, युद्ध और जो आपका आंतरिक अशांति था, 2 शब्द को तो वैसे ही रखा, तीसरे शब्द को हटाकर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। यानी अब आंतरिक अशांति के लिए 352 का यूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, 352 का यूज कर सकते हैं। बात समझे ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले 3 तरीके थे, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। इन 3 स्थितियों में 352 का यूज होता था, राष्ट्रपति कर सकता था। जैसे 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके अंदर जो आंतरिक अशांति, देखो 2 बातें तो वैसे लिखी गई, युद्ध और बाहरी आक्रमण। जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको वहां से हटा दिया गया, और उसको हटाकर क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया। इसका मतलब वर्तमान में अगर आपसे पूछे 352 का यूज कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है, तो आप आंसर दोगे युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के रूप में। आंतरिक अशांति का शब्द आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ ये 3 स्थिति है जिसके तहत 352 का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इस चीज को पढ़ चुके हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति जो काम करता है वो प्रधानमंत्री, या आप कह सकते हो मंत्री परिषद
और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में पढ़ा था ना हमने। जो आर्टिकल 53 तो ये कहता है कार्यपालिका जितनी भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है। 73 ये कहता है उन शक्तियों को वो प्रयोग करता है ना, वो मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष, उसका प्रधान जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह से करेगा। वो जो वो सलाह देगा उसके अनुसार ही करेगा। वो सलाह मानने के लिए वो बाध्य भी है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, पहले क्या होता था, पहले ये मतलब सीधा ये शब्दों में बोल देते चलो जी 352 का यूज कर दो। 44वें में संविधान शोधन 1978 के द्वारा ये कर दिया गया कि जब तक ये लिखित सूचना नहीं देंगे, लिखित सूचना, तब तक 352 का यूज नहीं किया जा सकता। यानी थोड़ा इसमें चेंज कर दिया गया। पहले तो वर्बली बोल देते थे तो ठीक है जी आपातकाल का जरूरत है हमें, तक बुरा हो चुका है या युद्ध या आंतरिक बाहरी आक्रमण की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रपति को बोल देते वर्बली भी आप 352 को लगा दो। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब तक वो लिखित सूचना नहीं देंगे प्रधानमंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल होता है, वो लिखित सूचना राष्ट्रपति को नहीं देगा, तब तक वो क्या करेगा 352 का यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लिखित रूप से राष्ट्रपति के पास पहुंचाना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति देश में आ चुकी है और आप जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 का आप यूज करो और देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाओ। ठीक है। तो जब इसको ये लिखित सूचना देता है तो राष्ट्रपति क्या करता है 352 का देश में या किसी क्षेत्र में 352 लगा देता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देता है। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है वो देख लो आप। जब 352 लगता है तो वो सर्वप्रथम चलता है 1 माह, यानी 1 माह के अंदर अंदर उसको क्या लेनी पड़ती है, संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर आपसे ये पूछे कि संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 कितने टाइम चल सकता है, तो आप आंसर दोगे सिर्फ 1 माह ही चल सकता है। अगर 1 माह के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो आर्टिकल 352 जो राष्ट्रपति ने लगाया वो समाप्त हो जाता है। बात समझे? कि कहने का मतलब जब भी एक बार इसने 352 को लगा दिया तो 1 माह के अंदर अंदर इसको क्या चाहिए, संसद की स्वीकृति चाहिए। अगर संसद स्वीकृति नहीं देती तो ऐसी स्थिति में 1 माह में वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें 1 माह में संसद ने क्या कर दी, इसको स्वीकृति दे दी, या आप ऐसे करो ठीक है जी राष्ट्रीय आपातकाल सही लगाए और आप इसको कंटिन्यू रखो, आगे जारी रखो, तो ऐसी स्थिति में ये चलता है 6 माह। संसद ने क्या दी, स्वीकृति दी, और स्वीकृति देने के बाद ये कितने माह चलता है, 6 माह चलता है। ध्यान रखना, बिना स्वीकृति के 1 माह और स्वीकृति मिलने के बाद 6 माह। अब क्या होता है, 6 माह के बाद फिर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 माह चलने के बाद वो स्वीकृति मिल जाती है संसद की 1 माह के अंदर अंदर। उसके बाद वो चलता है 6 महीने, और 6 महीने के बाद उसको फिर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। अगर फिर संसद स्वीकृति दे देती है इसको, फिर ये 6 माह और चलता है, यानी 6 महीने और चलता है। अब 6 महीने के बाद फिर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, यानी फिर वो चलता है 6 माह। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक 6 माह के बाद, यानी 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। और 6 महीने की स्वीकृति लेकर इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, बस ये है कि 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति लो, 6 माह और चलाओ, 6 महीने के बाद फिर संसद की स्वीकृति लो, 6 माह और चलाओ। यानी कहने का मतलब है 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, और इसको 6 महीने की स्वीकृति लेकर इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है या अनिश्चित काल तक इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 352। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 352 किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसको क्या करता है, लगाता है आगे। अब कैसे लगता है इस चीज को हम बता चुके हैं कि 352 ये कहता है भी राष्ट्रपति एक बार मान लो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ने लिखित सूचना दे दी कि हमारे युद्ध की स्थिति है या बाहरी आक्रमण की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है, आप ऐसे करो 352 का उपयोग करो, यानी देश में इमरजेंसी लगाओ। अब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी,
इमरजेंसी लगाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। जब तक संसद स्वीकृति नहीं देती, मान लो 1 माह में नहीं दिया तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और 1 माह के बाद स्वीकृति मिल गई तो वो 6 माह चलता है। 6 महीने के बाद फिर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, फिर वो 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद फिर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, फिर 6 महीने चलता है। यानी कहने का मतलब इसको 6-6 महीने के द्वारा 6-6 महीने बढ़ाकर स्वीकृति लेकर 6-6 माह बढ़ाकर इसको अनिश्चित काल तक चलाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक चलाया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अब आता है आपका आगे नेक्स्ट, आपका दूसरा आता है जो राज्यों में आपातकाल लगता है, इसे बोलते हैं हम आर्टिकल 356। देखो इसे बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। याद रखना, एक बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, तो ये पूछा गया था कि जो 356 होता है उसको लोकप्रिय नाम क्या है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है, इसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 356 को सामान्य भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ये कहाँ लगता है, ये राज्यों में लगता है। राष्ट्रपति शासन या 356 है वो कहाँ लगाया जाता है। देखो हमने पढ़ा था 352 तो पूरे राष्ट्र पर लगाया जा सकता है, एक क्षेत्र विशेष पर भी लगाया जा सकता है। तो 356 लगता है वो गांव राज्यों में लगता है, और सबसे ज्यादा यूज 100 से ज्यादा बार इसका यूज हो चुका है अलग अलग राज्यों में, ठीक है। देखो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो जब राज्यपाल की लिखित सूचना पर या कोई अन्य कारण से राष्ट्रपति को अन्य साधनों से राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए, ये जानकारी हो जाए कि जो राज्य है वो अपना शासन संविधान के अनुसार नहीं चला सकता, या आप कह सकते हो संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। जो वहाँ की सरकार है, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वहाँ की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ है। जैसा संविधान में उल्लेखित है वैसी वो सरकार नहीं चला पा रही, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, असफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र विफल का होता है असफल होना, यानी संवैधानिक तंत्र उस राज्य में असफल हो चुका है, विफल हो चुका है। और वो राष्ट्रपति को ज्ञात कैसे होगा, या तो राज्यपाल उसको इन्फॉर्म करे तो यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, या वो अन्य किसी कारण से अन्य किसी साधनों के द्वारा उसको अवगत हो जाए तो इस राज्य में राष्ट्र जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चला पा रही है, या वहाँ पर जो राज्य है वो संवैधानिक तंत्र वहाँ का विफल हो चुका है, ठीक है, संविधान के अनुसार कार्य है वो नहीं कर पा रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में 356 का प्रयोग करता है। क्या करता है, 356 का यानी राष्ट्रपति शासन लगाता है। बात समझिए। देखो उसमें तो 3 कारण थे, इसमें ये कारण है संवैधानिक तंत्र की विफलता है। अगर आपसे पूछे 356 का यूज क्यों होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा अवगत हो जाए उसके, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो मंत्रिमंडल और जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। या कोई अन्य साधनों के द्वारा उसको पता चल जाए कि जो राज्य है, जिस राज्य में सरकार चल रही है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या संविधान के अनुसार शासन चलाने में वो असमर्थ है, तो ऐसी स्थितियों में वो क्या कर सकती है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर 356 का यूज कर सकता है राष्ट्रपति। अब 356 की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं हम। देखो जब 356 लगता है ना, जैसे मान लो राज्यपाल ने उसको अवगत करा दिया राष्ट्रपति को भी यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, आप 356 का यूज करो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, 356 लगा देता है उस राज्य में, यानी राष्ट्रपति शासन लगा देता है, इमरजेंसी लगा देता है। ऐसी स्थिति में ये होता है 2 माह का। देखो 352 1 माह का था, इसमें 2 माह था, यानी 2 माह के अंदर अंदर क्या करनी पड़ती है, संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति नहीं मिलती तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसकी घोषणा ही नहीं करनी पड़ती। 2 माह के अंदर अगर संसद की स्वीकृति मिल गई फिर तो वो कंटिन्यू चलता है, अगर नहीं मिल पाती
तो वो अपने आप ही क्या होता है, बिना घोषणा के समाप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं संसद ने स्वीकृति दे दी तो ये चलता है 6 माह, और 6 माह के बाद फिर संसद की स्वीकृति चाहिए, फिर वो 6 माह चलता है। अब यहाँ पर 6 माह 6 माह 1 वर्ष, यानी अधिकतम उसको 1 वर्ष लगाया जा सकता है। वहां पर तो अनिश्चित काल तक लेके जा सकते थे हम, यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष होता है। और 1 वर्ष के बाद 356 को तभी जारी रखा जा सकता है या तो उस क्षेत्र में 352 चल रहा हो, यानी राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, या हम कह सकते हैं कि वहां पर जो निर्वाचन आयोग है वो ये कह दे कि यहाँ पर चुनाव कराना अभी तक संभव नहीं है। ये दो परिस्थितियां होती है। देखो 1 वर्ष तक तो उसको नॉर्मल चलाया जा सकता है, 1 वर्ष के बाद उसको जब भी कंटिन्यू रखा जा सकता है कि दो परिस्थितियां हो जाए, या तो उस क्षेत्र में 352 लग रहा हो, यानी राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी, निर्वाचन आयोग ये कह दे भी यहाँ पर अभी तक चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या किया जा सकता है, 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम 3 वर्ष रखा जा सकता है। और 3 वर्ष के बाद तो इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाता, इसको समाप्त करना ही करना पड़ता है, इलेक्शन कराना ही कराना पड़ता है। तो ये समझ गए होंगे आप। देखो 352 तो कहा था अनिश्चित काल तक चल सकता है, 356 अधिक 1 वर्ष तक रहता है, 1 वर्ष के बाद उसको बढ़ाते हैं तो ये दो परिस्थितियां होनी चाहिए, और बढ़ाने के बाद अधिकतम इसको 3 वर्ष रखा जा सकता है। उसके बाद इसको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इसको नहीं रख सकते, हम इसको समाप्त करना ही पड़ता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट तीसरा, जिसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो वित्त से संबंधित इमरजेंसी होती है हमारे, ये लगता है आपके आर्टिकल 360 में। सबसे बढ़िया बात तो ये, अभी तक हमारे देश में इसका यूज नहीं हुआ है, अभी तक इसका 360 का उपयोग हुआ ही नहीं। हमने पढ़ा था 352 का 3 बार उपयोग हो चुका है, उसके बाद पढ़ा था हमने जो 356 का तो बहुत बार, 100 से ज्यादा बार निकल चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, केंद्र में अलग सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो, ऐसी स्थिति में केंद्र वाले क्या करते हैं, राज्यों की सरकार हटाने के लिए 356 का यूज कर देते हैं। यानी सबसे जो विवादास्पद जो आपका आर्टिकल है वो 356 ही है, क्योंकि राज्य चाहते हैं, राज्य ये कहते हैं भी केंद्र ने इसको बहुत बार दुरुपयोग किया है इसका, राज्य की सरकार हटाने के लिए। तो 360 का अभी तक एक ही बार यूज नहीं हुआ, एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। क्योंकि तो ये स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थिति तब होती है जब राष्ट्रपति को ये अवगत हो जाए कि देश में जो वित्तीय परिस्थितियां हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात होती है, न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी कभी भी वेतन कम नहीं किया जा सकता न्यायाधीशों का, लेकिन वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों का भी वेतन कम किया जा सकता है। कोई भी परिस्थितियों में न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ बढ़ाया जा सकता है उसके कार्यकाल के दौरान। लेकिन 360 के अंदर न्यायाधीशों का भी वेतन कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वित्तीय जो हमारी परिस्थितियां बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। ये 360 है। देखो हमने सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी राष्ट्रपति की, इसमें कार्यपालिका, विधायी, दंड संबंधी जो शक्तियां थी। उसके बाद हमने आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में 352, 356 और 360 पढ़ी। उसके बाद हम जो प्रधानमंत्री है उसकी स्थितियां पढ़ेंगे, क्योंकि कार्यपालिका में अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसका मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हो। तो राष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।